हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए यीलिंग और मास मैन विंग के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली विंग को वैन किंग का यहाँ पे इशारा मिल चुका था कि वो भी इस बार तैयार है। भले ही कोई इंसान कितना भी इस चीज़ से रेजिस्ट कर ले अपने ईगो में आके या फिर अपने दोबारा हर्ट होने की वजह से, वो इस चीज़ को बहुत बार नकारता है कि नहीं, अब उसको उसकी लाइफ में कोई और इंसान नहीं चाहिए। लेकिन जिस इंसान का इंतज़ार हम कर रहे होते हैं ना, अगर वो इंसान सामने से आने को तैयार है ना, तो सच बता रही हूँ, हम लोग मना नहीं कर सकते। अगर वो इंसान सामने से आए रिस्पेक्ट के साथ, पूरी वैसे ही जैसे कि हमारा रिश्ता पहले था वैसे ही हमें एक्सेप्ट करे ना, तो यार हम में से कोई भी इसको रेजिस्ट नहीं कर सकता। और अगर बात सेल्फ रिस्पेक्ट की हो तो वो हम पहले ही दिखा चुके हैं यार। मतलब इतने टाइम से वैन किंग 15 सालों से जैन चेंग से अलग है, तो ऑफकोर्स सी बात है उसने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ किया है। लेकिन उस सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो ना बनाते हुए अगर हम दोबारा से किसी एक इंसान को दोबारा मौका देते हैं तो ऑफकोर्स सी बात है, ये कहीं ना कहीं सही भी है। क्योंकि इंसान को दोबारा मौका मिलना चाहिए, लेकिन तब जब वो इंसान उस दोबारा मौके के लायक हो। अब बहुत से लोग हम लोग ये करते हैं कि जहाँ पे ना हमें पता है कि हमारे साथ फिर से धोखा होगा, हम फिर से तकलीफ़ में जाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ पे ना मौका दिए जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स सी बात है, वहाँ पे तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दाव पे लगा रहे हो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को शो करते हुए कोई इंसान तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा है, तुम्हें ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और अब तुम्हारा इंतज़ार भी ख़त्म है, तो ऑफ कोर्स सी बात है, मुझे नहीं लगता है कि इसके बावजूद भी हमें किसी भी तरीके का एटीट्यूड, किसी भी तरीके का ईगो दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, ये बात मत भूलिएगा कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट फिर भी सेल्फ रिस्पेक्ट ही है। जितना सम्मान आप खुद का करेंगे ना, उतना ही सम्मान आपको दूसरे भी देंगे। जब आप अपनी ही नज़रों से गिरने लग जाओगे ना, किसी दूसरे को उठाने के चक्कर में या किसी दूसरे के नज़रों में उठने के चक्कर में, जब आप अपने नज़रों में गिरना स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो दूसरों की नज़रों में तो क्या, आप खुद की नज़रों में भी उठना मुश्किल है आपका। फाइनली वैन किंग ने भी इतने 15 साल लगाए थे, तो उसके बावजूद अब फाइनली उसने एक्सेप्ट किया था कि हाँ, वो भी जैन चेंग के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। विंग से तो सब्र ही नहीं हुआ, उसने यहाँ पे वैन किंग को थोड़ी सी प्राइवेसी देते हुए, ऑफ कोर्स सी बात है इस वक्त उसके अंदर भी बहुत सारे इमोशंस चल रहे होंगे, उसे रोना भी होगा, उसे खुश भी होना होगा, उसे अपने अकेले में नाचना कूदना बहुत कुछ करना होगा जो कि हम किसी और के सामने नहीं कर सकते। तो उसने उसको वो प्राइवेसी देते हुए अपने कदमों को डायरेक्टली वैन किंग के कमरे से बाहर किया और उसने जल्दी से अपने कदम लैन वांग जी की तरफ बढ़ाए। लैन वांग जी अभी भी केब में उसका इंतज़ार कर रहा था और अपने कदमों को फ्रंट बैकवर्ड और फॉरवर्ड बैकवर्ड वो चलते चलते ना, ये भूल ही चुका था कि उसने कितने राउंड केव के लगा दिए हैं और वो कब से चल रहा है। फाइनली जब उसको आहट होती है कि विंग आ चुका है, तो वो टर्न होके विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, बताओ क्या कहा उसने। प्लीज़ तुम ये मत कहना कि तुम डांट खा के आए हो, क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं है उससे बात करने की। तो यहाँ पे विंग बोलता है, क्या तुमने यिलिंग पैट्रिया को इतना मामूली समझ रखा है। वो थोड़ा सा ना तन की ये सब कुछ बोलता है, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है यार, अभी उसके पास टाइम है, अभी उसके पास मौका आया है खुद को ये कहलवाने का कि यिलिंग पैट्रियार्क इज़ द बेस्ट। तो वो इस मौके को कैसे छोड़ दे। तो वो लैनवांग जी के सामने जाके बोलता है, क्या तुमने मुझे अपनी तरह समझ रखा है। मैं यिलिंग पैट्रियार्क हूँ और मेरे लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। लैनवांग जी उसके चेस्ट पे हल्का सा मुक्का मारते हुए बोलता है, बकवास बंद करो, बताओ उसने क्या कहा है। वैसे भी मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यकीन है उसने हाँ ही कहा होगा। तुम्हारे इतनी नौटंकी की बात तो मुझे समझ ही आ चुका है। तो क्या मैं अब जैन चैंग को रिप्लाई कर दूँ, क्या उसको बोल दूँ कि वो यहाँ पे सगुन लेके आ जाए। तो यहाँ पे विंग लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा सगुन, ये क्या होता है। तो यहाँ पे
लहरवांगी बोलता है, कल्टीवेशन वर्ड में हम लोग पहले रिश्ता पक्का करने आते हैं तो उस वक्त एक छोटी सी सेरेमनी होती है जिस पे हमारे दूल्हे के हैंड से ना कुछ जेवर आते हैं, कुछ ज्वेलरीज आती हैं, कुछ कपड़े आते हैं, नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें जो कि उसके मेकअप में यूज़ होती हैं, वही सारी चीज़ें आती हैं। ये एक शगुन के तौर पे दिया जाता है कि आज के बाद लड़की हमारी है। लहरवंगी की तरफ देखते हुए विंग बोलता है, हमारी शादी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो यहाँ पे लहरवांगी मुंह को बनाते हुए बोलता है, मेरी शादी कौन सा नॉर्मल थी, यीलिंग पैट्रियार्क से शादी थी। वैसे जो नहीं हुआ उसका मुझे कोई मलाल भी नहीं है, छोड़ो। लेकिन जो हो सकता है हम उसको कर सकते हैं। वो जल्दी से जैन जैन को रिप्लाई करता है कि यहाँ पे सब कुछ मान चुके हैं, वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ सकते हैं। अगले 2 दिन में ही कल्टीवेशन वर्ड के लोग इतने उतावले थे कि वो सभी लोग नहीं, मतलब सारे के सारे जितने क्लैन लीडर्स थे वो, और खुद जियांग सेक्ट मतलब जियांग फैमिली पूरी की पूरी डिमॉन वर्ड पहुंच चुकी थी। सभी लोग आ चुके थे, उनकी सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी थी। जो ज्वेलरीज दुल्हन को चढ़ने थे वो चढ़ चुके थे, जितना कुछ भी होना था वो हो चुका था। लेकिन यहाँ पे विंग जियांग सेक्ट की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे पता है आप लोग सेरेमनी कर चुके हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। शादी 1 हफ्ते से पहले नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी तक वेन किंग मेरी ही फैमिली की मेम्बर है। जब तक मैं उसको अपनी फैमिली से, अपनी पत्नी होने के अधिकार से निरस्त नहीं करता हूँ, तब तक शादी नहीं कर सकती। इसलिए एटलीस्ट आप लोगों को 1 हफ्ते तक रुकना होगा। तो यहाँ पे जैन चैन का तो मुँह ही उतर चुका था, क्योंकि उसने इतने 15 सालों इंतज़ार किया था और फाइनली उसका इंतज़ार ख़त्म हो रहा था। तो यहाँ पे 1 हफ्ते का इंतज़ार और क्यों। लैन वांगजी जैन चैन की तरफ देखते हुए बोलता है, 1 हफ्ते की ही बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। जैन चैंग अभी भी अपनी फीलिंग्स को ना जाहिर करते हुए बोलता है, किसे चिंता है, 1 हफ्ते की बात है ना, कोई बात नहीं। जहाँ हमने इतना इंतजार किया है वहाँ 1 हफ्ता और क्या बात है। लेकिन उसको भी अच्छे से पता था कि उसके मन में कितनी उथल पुथल मची हुई थी। सेरेमनी हो चुकी थी, बातचीत भी हो चुकी थी, जितनी चीज़ें यहाँ पे मतलब होनी थी बात के ज़रिए कि कैसे होगा, क्या किया जाएगा, किस जगह पे होगा और क्या क्या चीज़ें होंगी। ऑफ कोर्स सी बात है, ये हिस्टोरिकल स्टोरी है तो यहाँ पर डाउरी की तो बात ज़रूर होगी। और उसकी भी बात हो चुकी थी। विंग ने यहाँ पे बोला था कि उसके मतलब उससे जो कुछ भी बन पड़ेगा वो सब कुछ करेगा। उसने वैन किंग को आज तक अपना दोस्त समझा है। उसने अपनी पत्नी के रूप में कभी उसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने उसके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया। उसने उसको अपनी बहुत अच्छी दोस्त के रूप में माना है, या फिर ये कह लो कि BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर टाइप। तो ऑफ कोर्स सी बात है, वो उसकी शादी में कोई कसर तो नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जब विंग और वैन किंग की शादी हुई थी तो वो बहुत नॉर्मल तरीके से हुई थी। नॉर्मल क्या, विंग ने तो डायरेक्टली उसको वी फैमिली में ऐड कर दिया था और सभी के सामने अनाउंस कर दिया था कि यहाँ पे हम दोनों की शादी हो चुकी है। आज के बाद कोई भी उसके अगेंस्ट कुछ भी उल्टा सुल्टा नहीं बोल सकता। इसलिए अभी जो शादी हो रही थी वो पूरे दिल से हो रही थी, पूरे रीति रिवाजों के साथ हो रही थी। सभी लोगों का मतलब इसमें खुशी थी, और स्पेशली वैन किंग खुश थी। वैन किंग के साथ जिसकी शादी हो रही थी वो खुश था। तो ऑफ कोर्स सी बात है, इस शादी को धूमधाम से करना तो लाजमी बात है। फाइनली ये सारी बातें हो के कल्टीवेशन वर्ड लौ चुके थे, और डिमॉन वर्ल्ड के लोग यहाँ पे तैयारियों में लग चुके थे। और विंग अपनी तैयारियों में लग चुका था कि उसने वैन किंग को उसकी फैमिली से, मतलब जो रजिस्टर है उससे उसका नाम हटाना है। इतने लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली वो दिन भी आ चुका था जब फाइनली जैन चैंग और वैन किंग का इंतज़ार ख़त्म होने वाला था। 15 सालों उन दोनों ने बहुत इंतज़ार किया था। जैन चैंग ऑलरेडी उस हॉल में था जहाँ पे शादी होने वाली थी, और लैन वांगजी और बाकी सभी लोग यहाँ पे वैन किंग को सजाने में लगे हुए थे। आज इतना बड़ा दिन था, आज वैन किंग का दिन था, तो उसका सजना संवरना और सबसे सुंदर लगना तो यहाँ पे लाजमी है। उसको एक एक चीज़ ऐसी पहनाई गई थी ना जो उसकी पसंद की थी। एक एक चीज़ ऐसी पहनाई गई थी जो कि उसके शरीर पे जाके ना और भी चमक रही थी।
उसका मेकअप, उसका ज्वेलरी, उसकी कॉस्ट्यूम, उसका हर एक चीज़ ऐसा था जैसे कि खुद भगवान जी ने ना उसके लिए उसे बनाया हो। वो किसी टेलर से, किसी ज्वेलरी आर्टिस्ट से या फिर किसी मेकअप आर्टिस्ट ने उसका आज मेकअप नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि वो खुद किसी ना स्वर्ग की अप्सराओं के पास गई हो अपना मेकअप करवाने, अपने आप को तैयार करवाने। वो आज उतनी सुंदर लग रही थी। और लगे भी क्यों ना, जब इंसान के फेस पे स्माइल होती है ना, चेहरे पे खुशी होती है ना, आंखों में चमक होती है ना, तो वो भले ही मेकअप करे ना करे, ज्वेलरीज पहने ना पहने, वो फिर भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और आज यही वैन किंग के साथ हो रहा था। फाइनली टाइम आ चुका था वैन किंग को भी हॉल में लेके जाने का। लैन वांग जी ने उसका एक हाथ पकड़ा हुआ था और वो उसको उस हॉल की तरफ ले जा रहा था जहाँ पे सभी लोग अभी उसका इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली हॉल का जब दरवाज़ा खुलता है, वैन किंग अपने हाथों में वेल, मतलब उसके फेस पे अभी भी वेल था, लेकिन हाँ उसका हाथ अभी भी लैन वांग जी के हाथ पे था। वेल पूरी तरीके से ऐसा नहीं था जो कि जिससे वैन किंग का चेहरा छुपा हुआ हो। वेल ट्रांसपेरेंट था जिसकी वजह से उसका चेहरा हल्का सा दिख रहा था। और जहाँ हल्का सा दिख रहा था वहाँ जैन चैंग के लिए काफ़ी था कि वो इतने ही भर से ही उसका पूरा पूरा दर्शन कर ले। ये बिल्कुल ऐसा वाला मौसम था ना। साथिया तूने क्या किया, बेलिया तूने क्या किया, मैंने किया तेरा इंतजार, मैंने किया है इंतजार। साथिया तूने क्या कहा, बेलिया ये तूने क्या कहा, यूं न कभी करना इंतजार, मैंने किया है तुमसे प्यार, मैंने किया है तुम्हें प्यार। इस वक्त वैन किंग इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जैन चैंग अपने आप से ही कहने लगा था कि उसने 15 सालों का इंतज़ार क्यों किया। और वो अपने आप से ही कह रहा था कि वैन किंग ने ये इंतज़ार क्यों किया। उसने उसे डांटना चाहिए था, उसे अपना अधिकार जताना चाहिए था, उसे कहना चाहिए था कि वो यहाँ से नहीं जाएगी। लेकिन जो अतीत में हो चुका है उसके लिए हम अब क्या कर सकते हैं। लेकिन उसने अपने मन से ही वैन किंग से कहा कि आज के बाद कभी भी उसको उसके लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। वो जब चाहेगी वो तब उसके पास होगा, वो जब चाहेगी वो उसके लिए हमेशा तैयार रहेगा। वैन किंग और जैन चैंग दोनों में ही इतना खो चुके थे कि वो अब एक दूसरे के सामने होके भी ना बस एक दूसरे को देख रहे थे। किसी और की तो उन्हें कोई फिक्र ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पे सभी लोग इस चीज़ को अच्छे से नोटिस कर पा रहे थे कि उन दोनों का ध्यान एक दूसरे पे कितना है। और सभी लोग अपने ही आप में मंद मंद मुस्काने लगे थे। वो देखने लगे थे कि इन दोनों के अंदर जो इतने सालों से तड़प थी ना, वो उनकी आंखों के जरिए बाहर निकल रही थी। फाइनली वीइंग पीस्ट की तरफ देखते हुए बोलता है, आप शुरू कीजिए, मुझे नहीं लगता कि ये आज इस माहौल से बाहर आने वाले हैं। अगर हम इनका इंतज़ार करते रहे ना तो ये शादी आज तो क्या 10 दिन के बाद भी नहीं हो पाएगी। आप कंटिन्यू कीजिए, मैं इन्हें यहाँ से वापस लेके आता हूँ। उसने थोड़ा सा इस माहौल को फनी बनाते हुए ये सब कुछ बोल दिया था। वैन किंग और जैन चैंग दोनों ही विंग की बातें सुन के अपने होश में आ चुके थे और वो शर्माते हुए एक दूसरे से अपने आई कांटेक्ट को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ देखने लगे थे। फाइनली यहाँ पे फिस्ट ने बाउल्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। उन दोनों के ही बाउल्स हुए। उसके बाद उन दोनों ने ही यहाँ पे जो सेरेमनी थी वो कंप्लीट की, अपने एल्डर्स का यहाँ पे आशीर्वाद लिया, हर किसी ने उन्हें ब्लेसिंग्स दी, कुछ गिफ्ट्स भी दिए और फाइनली पूरी रीति रिवाज के साथ एक शादी हो चुकी थी। कल्टीवेशन वर्ड और डिमॉन वर्ड, इन दोनों के ही बीच में फिर से एक बहुत बड़ा रिश्ता जुड़ा था।
तो यहाँ पे आज विंग ने किसी को भी वापस लौटने से मना कर दिया था। इसलिए आज के लिए तो पूरा का पूरा कल्टिवेशन वर्ल्ड जितने भी लोग आए थे वो डिमॉन वर्ल्ड में ही रुकने वाले थे, और उनका रुकने का इंतजाम ऑलरेडी विंग कर चुका था, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है, उसे इतना तो पता है अगर बारात आएगी तो बाराती भी आएंगे, और बाराती आएंगे तो उनकी आदर सत्कार तो करना ही होगा। इसलिए उनका पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा, पूरी पूरी उनके लिए व्यवस्था विंग ऑलरेडी कर चुका था। यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं था, बल्कि अब यहाँ पे शुरू हो चुका था बिल्कुल ऐसा वाला माहौल, बिल्कुल रिसेप्शन वाला, नाच गाना धूम धड़ाका आतिशबाजी बहुत कुछ। पूरी रात इसी में निकल चुकी थी और फाइनली नेक्स्ट मॉर्निंग वैनकिंग की विदाई का टाइम हो चुका था। विंग वैनकिंग के पास जाते हुए उसको बोलता है, भले ही तुम्हारे मेरे बीच में कभी पति पत्नी वाले रिश्ते नहीं रहे, लेकिन मैं तुम्हें बहुत याद करूँगा। तुमने मुझे सच में बहुत सपोर्ट किया है। तुमने मुझे हर एक वक्त हर पल समझा है। जब मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाता था तब तुम मेरे पास थी। न जाने मेरा अब क्या होगा। उसने ये बात बिना लैन वांगजी को ना नोटिस किए बोल दी थी, और लैन वांगजी उसको घूरते हुए बोलता है, सच कह रहे हो तुम ही नहीं, यहाँ पे कोई नहीं जानता कि अब तुम्हारा क्या होगा। तुम अपने फिजिशियन को बहुत जल्दी ही याद करने वाले हो। उसने एक मतलब ऐसे वे में बोला था जहाँ पे उसने इनडायरेक्टली विंग को ना धमकी दे दी थी कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है मेरे सामने ये कह के कि वैनकिंग तुम्हारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। हालांकि ये बात विंग के अकॉर्डिंग जेलस फील करने वाली नहीं थी, लेकिन ऑफ कोर्स ही बात है, जो उसकी पहली पत्नी रह चुकी है और अचानक से उसकी विदाई के टाइम पे वो उसको ऐसा बोलेगा तो यार हर किसी को जलन हो गई। लेकिन विंग लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं तो इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है। ओ बाबा, तुम ज़्यादा अपना दिमाग मत चलाया करो। यहाँ पे वैनकिंग लैन वांगजी की तरफ देखते हुए हंसते हुए बोलती है, तुम्हें पूरी परमिशन है, और वैसे भी मैं तो हूँ ही, कभी भी आ सकती हूँ इलाज के लिए। उसने इस बात को और भी ज़्यादा फनी बना दिया, और यहाँ पे लैन वांगजी और वैनकिंग दोनों ही बहुत ज़ोर से हंसने लगे थे। लैन वांगजी को आज सारे कल्टिवेशन वर्ल्ड ने पहली बार, कल्टिवेशन वर्ल्ड ने ही क्या डिमॉन वर्ल्ड ने भी पहली बार इतनी ज़ोर से हंसते हुए देखा था। कहीं ना कहीं उसके भाई को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे सारी की सारी मतलब जितने भी रिचुअल्स थे हो चुके थे। चिंगेजुन, लेडी लैन और बाकी मैजिक वर्ल्ड के लोग भी एक कोने पे खड़े थे। कोने पे नहीं, मतलब वो अपनी पोजीशन में खड़े हुए थे, क्योंकि वो ऑलरेडी डिमॉन वर्ल्ड के साइड से थे, तो वो अल्टीमेटली लड़के वालों की साइड से हुए, तो उनको यहाँ पे अभी थोड़ी सी शालीनता दिखानी थी। लैन चिरेन अपने ब्रदर के पास जाके उनसे बोलते हैं कि क्या वो वापस नहीं आ सकता, क्या वो अपनी जिम्मेदारी को दोबारा से नहीं उठा सकता। तो यहाँ पे चिंगेजुन बोलते हैं, वो जिम्मेदारियाँ मैं बहुत पहले छोड़ चुका हूँ, और मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। वो अपनी इन जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाएगा। उसने लैन सिचेन की तरफ मुस्कुराते हुए सब कुछ बोला था। लैन सिचेन ने भी मुस्कुराते हुए अपने पिता की तरफ देखते हुए बोला, बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपने जो उम्मीदें मुझसे लगा के रखी हैं वो कभी बेकार ना हो। फाइनली वैनकिंग के साथ साथ सारे के सारे कल्टिवेशन वर्ल्ड को यहाँ से विदा कर दिया था, और अब डिमॉन वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ विंग, लैन वांगजी और वेनिंग रह चुके थे, क्योंकि बाकी सभी भी जा चुके थे। जो भी मैजिक वर्ल्ड से भी आए हुए थे वो भी जा चुके थे। विंग ने वेनिंग से वहाँ से जाने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि उसके लिए एक नई जगह पे एडजस्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और वैसे भी बीच बीच में वेनिंग की तबीयत ख़राब होते रहती है, वो अनस्टेबल होती जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है। उसको कंट्रोल करने वाला इंसान विंग के अलावा और कोई नहीं है, तो उसको विंग के अकॉर्डिंग विंग के आसपास रहना ही सही है। इसलिए उसने उसको उसकी बहन के साथ जाने से मना कर दिया था, और अगर वो चाहे तो उससे मिलने के लिए महीने में या फिर जब भी उसका दिल करे वो जा सकता है, लेकिन उसे रहना डिमॉन वर्ल्ड में ही होगा। और अगर बाय एनी चांस उसकी हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ता है तो वो हमेशा के लिए भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे
वैन निंग की तरफ देखते हुए मतलब उसको पहले ही बोल चुकी होती है कि यहाँ पे विंग ने हमारा बहुत ध्यान रखा है, तो अब मैं उसके साथ नहीं रहूँगी तो तुम्हें उसका पूरा ध्यान रखना होगा, हमेशा उसको हर एक तकलीफ से, हर एक प्रॉब्लम से बचाने की कोशिश करना। और ये रीज़न भी था कि वैन निंग यहाँ से गया नहीं था। कल का दिन और आज का दिन काफ़ी टायरिंग था, जिसकी वजह से लैन वांगजी भी काफ़ी थक चुका था और वो अपने कमरे की तरफ जाते हुए वो मतलब जा ही रहा था कि तभी विंग उसको बोलता है कि वो कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे लैन वांगजी थोड़ा सा टायर्ड वॉइस में बोलता है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मैं काफ़ी थक चुका हूँ, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे विंग उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे अपने केप की तरफ खींचते हुए ले जाता है। क्या तुम भूल गए कि वो अब तुम्हारा कमरा नहीं है? आज की बात हम दोनों का कमरा यही है और आज की बात उस कमरे में तुम नहीं जाओगे। यहाँ पे लैन वांगजी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, लेकिन मेरी लाइब्रेरी तो वहीं पे है ना। तो यहाँ पे विंग बोलता है, तुम्हें लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी है ना, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए लाइब्रेरी बना दूंगा। और वैसे भी तुम जिस दीवार को चेक कर रहे थे ना, उसके पीछे जो चीज़ है ना, अगर तुम्हें वो दिख गई ना, तुम उस लाइब्रेरी को भूल जाओगे। लैन वांगजी थोड़ा सा सरप्राइज्ड होते हुए विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या है उस दीवार के पीछे? तो यहाँ पे विंग बोलता है, कभी कभी ना तुम्हें सारे भी समझ में नहीं आते। वैसे वो एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी से ही एक मैजिक वर्ड को भी रास्ता जाता है। खैर फिलहाल हमें उस बारे में बात नहीं करना चाहिए। यहाँ पे वो दोनों ही केप में पहुँच चुके थे और लैन वांगजी विंग के इंटेंशंस ना काफ़ी अच्छे से समझ चुका था। लैन वांगजी अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए बोलता है, विंग मैं थका हुआ हूँ, अब मुझे रेस्ट करना है। तो यहाँ पे विंग लैन वांगजी की बालों को उसके नेक मतलब जो थोड़े बहुत आगे आए हुए थे ना, उनको पीछे करते हुए बोलता है, तो मैं कहाँ रोक रहा हूँ, मैं तुम्हें रेस्ट ही करने के लिए बोल रहा हूँ, करूँगा तो मैं सब। लैन वांगजी थोड़ी सी शर्माहट के साथ बोलता है, मुझे रेस्ट करना है। विंग हल्के से लैन वांगजी को बेड में पुश करते हुए बोलता है, तो तुम्हें बेड में ही रेस्ट करना है ना, कहीं और तो नहीं जाना। लैन वांगजी विंग के इंटेंशंस अब अच्छे से समझ चुका था। वो उसको थोड़ा सा अपने आप से अलग करते हुए बोलता है, अगर तुमने किया ना, मैं सच में अपने कमरे में जाके रह लूँगा। विंग लैन वांगजी के दोनों हाथ उसके सर के ऊपर मतलब टाइटली ग्रिप करके उन्हें अच्छे से बेड पे प्रेस करते हुए बोलता है, उस कमरे में सिर्फ हमारे बच्चे जा सकते हैं, तुम नहीं जा सकते। लैन वांगजी थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, बच्चे? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं एक मैन हूँ। तो यहाँ पे विंग बोलता है, तो क्या हुआ, हम बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन बच्चे वाला प्रोसेस। इससे पहले विंग कुछ बोल पाता है, इससे पहले ही लैन वांगजी उसके फेस को मतलब उसे आंख दिखा देता है इतनी बड़ी बड़ी कि विंग हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, मैं मजाक कर रहा था, चलो ठीक है, तुम सो जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ सोना चाहूँगा, हम कडल तो कर सकते हैं ना। विंग ने जैसे ये बोला था, लैन वांगजी को ना अपने आप में ही एम्बेरसमेंट होने लगी थी और उसने विंग को झटके से पलटा, फ्लिप किया और उसके ऊपर आके थोड़ा सा नोटी बनते हुए उसने बोला, लेकिन अब मुझे नहीं सोना है, सोच रहा हूँ आज मैं तुम्हें और भी ज़्यादा थका दूँ। ऐसा कहते हुए उसने उसके लिप्स पे ना अटैक कर दिया था। विंग के लिए तो मानो सोने पे सुहागा हो चुका था। वो तो बस लैन वांगजी पे रहम खा रहा था, क्योंकि लैन वांगजी थक चुका था। अब लैन वांगजी ने खुद ही इनवाइट किया है तो हम क्या कर सकते हैं। जब वो इंसान खुद ही बोल रहा है, आ बैल मुझे मार, तो बचने का तो चांस ही नहीं बनता है और लैन वांगजी का भी यहाँ पे बचने का कोई चांस नहीं है। लैन वांगजी बचे ना बचे, लेकिन हमारी ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके आज ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट और ये पूरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लेकिन अब इस स्टोरी की ख़त्म होने का टाइम यहाँ पे आ चुका है। मुझे तो ये स्टोरी पहले से ही बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और मैंने बहुत हैप्पीली, बहुत ज़्यादा सैडनेस के साथ, बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ इसको रिकॉर्ड किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को और इस एफएफ को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो और एफएफ पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।